फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों को करवा रही हूँ कक्षा 12th में प्रश्न बैंक के अंतर्गत ही हिंदी साहित्य का अति लघुतरात्मक शॉर्ट क्वेश्चंस। एक नंबर के क्वेश्चंस हैं बच्चों। ये इनके क्वेश्चंस प्रश्न बैंक में आपके पास में कुल क्वेश्चंस की संख्या है 70। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको 35 क्वेश्चंस के आंसर्स करवाऊंगी, 35 क्वेश्चन के आंसर्स, और इसके साथ साथ में आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आपको सहूलियत हो तो आप अपनी पीडीएफ का प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं बच्चों 35 क्वेश्चंस के आंसर्स। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, काव्य गुण किसे कहते हैं? काव्य के अंगों में रस, गुण, रीति, अलंकार आदि की गणना की जाती है। इसमें रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति या प्राप्ति होती है उसे कहा जाता है बच्चों काव्य का गुण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, प्रसाद गुण का लक्षण या परिभाषा लिखिए। जिस रचना में समस्त सरल, सीधे, सादे, सुबोध शब्दों का प्रयोग हो, कम समस्त पद हो और वाक्य रचना सुनते ही तुरंत अर्थ का बोध हो जावे, वहां प्रसाद गुण होता है। ओज गुण का लक्षण या परिभाषा, जहां द्वित्व वर्ण, संयुक्त वर्ण, उधर्व रेफ युक्त वर्ण तथा उष्म वर्णों से निर्मित शब्दों की अधिकता तथा लंबे समासों का प्रयोग हो, उस रचना में ओज गुण होता है। अर्थात जिस रचना को सुनते ही चित्त का विस्तार हो, मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत हो, उसमें ओज गुण विद्यमान होता है। माधुर्य गुण की परिभाषा लिखिए। माधुर्य गुण का सीधा संबंध मधुरता से जुड़ा है। अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़कर मन आनंद व उल्लास से भर जाए या द्रवीभूत हो जाए, जहाँ पर ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर रेफ और लंबे समासों से रहित तथा मधुर अभिप्राय वाले शब्दों की रचना की गई हो, वहाँ रचना में माधुर्य गुण विद्यमान होता है। काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? काव्य गुण होते हैं बच्चों 3 प्रकार के, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हरिगीति का छंद बच्चों मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में होती हैं 28 मात्राएं। सवैया छंद का अन्य नाम लिखिए। यह वर्णिक छंद है। इसे मतयगंध सवैया या मालती सवैया भी कहते हैं। उस छंद का नाम लिखिए जिस शब्द से आरंभ होता है उसी से समाप्त भी हो। वो छंद होता है बच्चों कुंडलिया छंद। यह मात्रिक छंद कहलाता है। यह मात्रिक छंद होता है, मतलब मात्रिक छंद भी एक प्रकार का वर्ण छंद है, कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद की परिभाषा लिखो। इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ में 2 पदों का एक दोहा और फिर 4 पदों का रोला जोड़कर कुंडलिया छंद की रचना होती है। यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी से समाप्त होता है। हरिगीति का छंद का लक्षण बताइए। यह मात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं तथा 12 पर यति होती है, यानी कि विराम होता है। यति मतलब विराम होता है। प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु तथा एक गुरु वर्ण अवश्य होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्णिक छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? गणों के नाम भी लिखिए। देखिए इसका उत्तर, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वर्णिक छंद में गणों की संख्या होती है 8। गण नाम है यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इन गणों का प्रयोग वर्णिक छंदों में ही किया जाता है। छंद के प्रमुख भेद कितने होते हैं? नाम लिखो। छंद के प्रमुख होते हैं 2 भेद, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। सवैया छंद का लक्षण बताओ। यह वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु वर्ण मिलाकर कुल 23 वर्ण होते हैं। इसे मतयगंध छंद या मालती सवैया भी कहते हैं। सिय मुख समता पावकीनी चंद्र बापुरो रंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार का लक्षण बताइए। इसका देखिए, इसका लक्षण है, जहां गुणों की अधिकता या विशेषता के कारण उपमान की तुलना में उपमेय के उत्कर्ष का वर्णन हो, अर्थात उपमान से उपमेय को विशेष दिखाया जाए, वह व्यतिरेक अलंकार होता है। बच्चों हम कर रहे हैं 12th में हिंदी साहित्य का प्रश्न बैंक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। चलिए हम प्रारंभ करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अन्युक्ति अलंकार से क्या अभिप्राय है? जहां अप्रस्तुत का वर्णन कर इसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहां अन्युक्ति अलंकार होता है। अप्रस्तुत का आशय उपमान तथा प्रस्तुत का आशय होता है उपमेय। 17 नंबर क्वेश्चन, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए में कौन सा अलंकार है?
इसका अर्थ देखिए, पानी साबुन के बिना स्वच्छ होने का वर्णन किया गया है। पानी और साबुन के बिना स्वच्छ होने का वर्णन किया गया है, जो कि विपरीत कारण से घटित दिखाया गया, अतः पद में विभावना अलंकार है। समासोक्ति अलंकार से क्या अभिप्राय है? जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा अप्रस्तुत और प्रस्तुत अर्थ का बोध होता हो, अर्थात कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जिनसे प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध एक साथ हो जाए, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा एक बार पुनः पढ़ रही हूँ, देखिए। जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा अप्रस्तुत और प्रस्तुत अर्थ का बोध होता हो, अर्थात कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जिनसे प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध एक साथ हो जाए, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी की पंक्ति में समान विशेषणों के द्वारा धरा एवं नायिका का वर्णन एक साथ किया जाता है, इसलिए समासोक्ति अलंकार है। इसमें अलंकार शब्द का वाचिक अर्थ क्या होता है? देखिए, वाचिक अर्थ है आभूषण, सुंदरता। अलंकार किसको कहते हैं बच्चों? नारी जब आभूषण पहनती है तो उसका सौंदर्य बहुत बढ़ जाता है। इसी प्रकार काव्य में जब अलंकार विद्यमान होते हैं तो काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो इसका वाचिक अर्थ यानी कि बोलने का अर्थ क्या है? आभूषण, सुंदरता बढ़ाने का साधन। जैसे आभूषण धारण करने से नारी स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार काव्य में शब्द, शब्दांश, पद, वर्ण या वाक्यांश के द्वारा, देखिए शब्द हो सकता है, पूरा शब्द भी हो सकता है, शब्दांश भी हो सकता है, पद भी हो सकता है, वर्ण भी हो सकता है, वाक्यांश भी हो सकता है, के द्वारा भाव संप्रेषण की चारुता बढ़ाई जाती है। शब्द ही चमत्कार वर्धक होता है, वहां पर होता है शब्दालंकार। शब्द से जब किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो वहां पर होता है शब्दालंकार। गुल्ली डंडा कहानी का कथा नायक बड़ा होकर क्या बनता है? वह बनता है अफसर। गुल्ली डंडा कहानी का नायक बड़ा होकर अफसर बनता है। मिठाई वाला कहानी में किन किन रूपों में आया है? मिठाई वाला कहानी में किन किन रूपों में आया है? खिलौने वाला बनकर आया है, मुरली वाला बनकर के आया है तथा मिठाई वाला के रूप में आया है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना जाता है? संस्कृत साहित्य में शिरीष का फूल बहुत कोमल माना गया है। देश का एक बूढ़ा या इससे किसकी और संकेत किया गया है? देश का एक बूढ़ा था, इससे किसकी ओर संकेत किया गया है? यह संकेत गांधी जी की ओर किया गया है। पाजेब कहानी के रचनाकार जैनेन्द्र। पूछताछ में आशुतोष ने पाजेब किसको बेचने की बात कही? पाजेब पतंग वाले को बेचने की बात की। जब उससे पूछताछ की जाती है आशुतोष से, उसके माता पिता जब उससे पूछताछ करते हैं तब वह कहता है कि मैंने तो पाजेब को पतंग वाले को बेच दिया। अंततः पाजेब का पता कैसे चलता है? पाजेब का पता बुआ के आने पर उसके बास्केट में मिलती है। उसकी बास्केट में जो बुआ चली गई थी उसके साथ में उसकी बास्केट में भी चली गई थी, तो वो पाजेब उसको बुआ को मिलती है, तब पता चलता है कि पाजेब वास्तव में कहाँ है। आलोपी के चक्षु के अभाव की पूर्ति किसने की? आलोपी के चक्षु के अभाव की पूर्ति उसकी रचना अर्थात जीव ने की, क्योंकि वह अधिक वाचाल था। अंधा आलोपी लेखिका के सामने कौन सा काम करने का प्रस्ताव रखा था? अंधे आलोपी ने लेखिका के सामने कौन सा काम करने का प्रस्ताव रखा था? उसने कहा था कि वह छात्रावास की लड़कियों के लिए देहात से सस्ती तरकारियां लेकर आएगा। पत्नी द्वारा किए गए विश्वासघात का आलोपी पर क्या प्रभाव पड़ा? उस घटना से आलोपी का सारा साहस, उत्साह और आत्मविश्वास एकदम समाप्त हो गया। आलोपी की पत्नी उसकी शक्ति थी, लेकिन जब उसने उसके साथ में विश्वासघात किया तो वह बिल्कुल अपना साहस खो बैठा, उत्साह खो बैठा और आत्मविश्वास भी खो बैठा। मदर इन लॉ और सास में क्या फर्क है? मदर इन लॉ आधुनिक संस्कारों एवं पाश्चात्यपूर्ण व्यवहार से ग्रसित है, जबकि सास पुरातन संस्कारों और आचरण से पोषित है। संस्कारों के सीने पर चढ़कर उसका गला कौन दबा रहा था? संस्कारों के सीने पर चढ़कर अर्थशास्त्र उसका गला दबा रहा था। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई निबंध में लेखक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस निबंध में निबंधकार ने विचार और आचरण में विरोध तथा व्यवहार में दोगलेपन को प्रस्तुत करना ही निबंध में लेखक का मुख्य उद्देश्य है। 34 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है? कबीर ने केवल हरि नाम का अर्थात ईश्वर का चिंतन करने को कहा है। 35 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में, कबीरदास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? ज्ञान की आंधी आने की बात कही है। कबीरदास ने ज्ञान की आंधी आने की बात कही है। ये आपके पास में बच्चों पार्ट 1
आएगा साहित्य में हिंदी साहित्य के अति लघुत्रात्मक का पार्ट 1 वीडियो बनेगा। इसके अलावा इसका जो आगे के 36 से 70 तक क्वेश्चन है उसका दूसरा पार्ट बना दिया जाएगा, ताकि वीडियो बड़ा भी ना हो और आप लोगों को बोरियत भी महसूस ना हो। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट भी करके बताइए, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसका भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर बेल आइकन दिया गया है, केवल मात्र इसको दबाना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते भी रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।